सेना के साथ हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर करने का दावा किया गया। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उन आतंकियों का संबंध पहलगाम हमले से हो सकता है। 3 महीने पहले पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि आतंकियों ने वहां पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की जान ले ली थी। इस हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया गया था। सुरक्षा बल के जवानों ने पहलगाम के गुनाहगारों को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दिया और इसी कड़ी में उनके हाथ बड़ी सफलता लग गई, क्योंकि दावा किया गया कि मुठभेड़ के दौरान 3 खूंखार आतंकी मार गिराए गए। मारे गए आतंकियों में एक का नाम मूसा सुलेमानी था। सेना के सूत्रों को शक है कि लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी मूसा भी पहलगाम हमले का हिस्सा था। संसद के मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा ने भी आशंका जताई कि मारे गए आतंकियों में एक आतंकी पहलगाम हमले में शामिल था। It appears that at least one of those eliminated today was involved in the Pahalgam attack. अप्रैल महीने की 22 तारीख को आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में कत्लेआम मचा दिया था। उन्होंने निहत्थे सैलानियों पर गोलियों की बारिश कर दी थी। उस खून खराबे में 26 लोगों की जान चली गई थी। हमले के बाद से ही फरार चल रहे आतंकियों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई थी। इसी बीच श्रीनगर के लिडवास इलाके में घने जंगल में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। इसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया। वहां कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकियों को ढेर करने का दावा किया गया। और इतना ही नहीं, सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों के ठिकाने से बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि वो आतंकी लंबे वक्त से वहां छिपे हुए थे। दावा किया गया वो इसलिए पकड़े गए क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने बातचीत के लिए चीन में बने एक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया था और इसी वजह से वो सुरक्षा बल की नजरों में आ गए थे। इसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर कर वहां तलाशी शुरू कर दी थी। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक 18 जुलाई को श्रीनगर के लिडवास इलाके में जंगल के अंदर एक रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिव हुआ था जो चीन में बना था। रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम वो तकनीक है जिसके जरिए दूर बैठे किसी व्यक्ति से किसी तार या केबल के बिना बातचीत की जा सकती है। सुरक्षा बल को शक हुआ कि उस कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं। इसी के बाद ऑपरेशन महादेव की शुरुआत हुई। इसके तहत जवानों ने जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाल डाला। करीब 10 दिन की खोजबीन के बाद सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे जहां आतंकियों ने कई दिन से डेरा डाल रखा था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने गोलीबारी कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि भारतीय जवानों ने तीनों आतंकियों को मार गिराया। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में मौजूद मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ की खौफ से भर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक रोज पहले हुए इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई और करीब 30 लोग घायल हो गए। मनसा देवी मंदिर हर की पैड़ी के नजदीक एक पहाड़ी पर है। मंदिर में जाने के लिए लोगों को पैदल ही सीढ़ियों पर चढ़कर जाना होता है। सावन का महीना होने की वजह से वहां दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन बताया गया कि मंदिर मार्ग पर बिजली के तार के टूटने और करंट फैलने की अफवाह फैल गई और इसी के बाद लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई। घटना से कुछ देर पहले की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। उनमें दिखा कि मनसा देवी मंदिर में जाने वाला सीढ़ियों वाला रास्ता लोगों से खचाखच भरा हुआ था। श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ कि वहां पैर रखने की भी जगह न मिले। आगे बढ़ना तक मुश्किल हो गया। इसीलिए कुछ लोगों ने पीछे हटने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। पीछे जाओ, पीछे, अरे पीछे जाओ। मंदिर की ओर जाने वाले उस संकरे रास्ते पर सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कुछ लोग तो रास्ते के दोनों तरफ बनी दीवारों पर भी चढ़े दिखाई दिए। बताया गया कि बारिश की वजह से सीढ़ियों पर फिसलन बढ़ गई थी। इसी बीच ये अफवाह फैल गई कि बिजली का तार टूटने से रास्ते पर करंट फैल गया। इसके बाद तो लोगों ने जान बचाने के लिए ऐसी दौड़ लगाई कि एक दूसरे को रौंदते हुए चले गए। इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। घटना के बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए मनसा देवी मंदिर में जाने वाले रास्ते पर सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के बाद उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मौजूद अवसानेश्वर महादेव मंदिर में भी भगदड़ मचने से कोहराम मच गया। इस भयानक हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। हादसा रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच हुआ। पुलिस के मुताबिक सावन के तीसरे सोमवार होने की वजह से अवसानेश्वर महादेव मंदिर के बाहर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी थी। उसी दौरान मंदिर परिसर में अचानक करंट फैल गया।
जिससे श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई और कई लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे निकल गए। भगदड़ में कई लोग दब गए, जिन्हें कुछ लोग उठाकर ले जाते नजर आए। मंदिर में करंट लगने से 2 लोग जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। इसके बाद वहां मौजूद लोग उन्हें बचाने में जुट गए। कोई सीने को हाथों से दबाने में जुटा तो कोई बेहोश पड़े आदमी के हाथ पैर मलने लग गया। कुछ देर तक उन्हें बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस के मुताबिक अवसानेश्वर महादेव मंदिर में भगदड़ तब मची जब सावन के तीसरे सोमवार पर जलाभिषेक के लिए वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई। दावा किया गया कि मंदिर के बाहर टिन शेड के नीचे करीब 3000 श्रद्धालु मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक टिन शेड के ऊपर से बिजली का तार गुजर रहा था, जो एक बंदर के कूदने से टूट गया। उसी वजह से वहां करंट फैल गया था। ये एक एक्सीडेंट था, ऊपर तार है और बंदर के कूदने से वो टूट गया था। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और मरने वाले लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां एक बेकाबू कार एक होटल के शीशे के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस गई। इस घटना में होटल के दरवाजे के पास खड़े कुछ लोग कार की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। जो कार होटल में घुसी उसे एक महिला वकील चला रही थी। वो महिला अपने डॉक्टर पति के साथ होटल में डिनर पर आई थी। डिनर के बाद घर जाने के लिए दोनों लोग होटल से बाहर निकले और अपनी कार में बैठ गए। और जैसे ही महिला ने एक्सेलरेटर दबाया, वो कार बेकाबू हो गई और शीशे के दरवाजे को तोड़ते हुए होटल के रिसेप्शन पर पहुंच गई। दावा किया गया कि कार रिवर्स गियर में थी, जिससे यह हादसा हुआ। घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहां खड़े लोग जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। 2 लोग तो कार की चपेट में आते आते बचे। घटना 25 जुलाई को बरेली के बारादरी थाना इलाके में मौजूद एक होटल के बाहर हुई। दावा किया गया कि कार एक महिला वकील चला रही थीं, जो अपने डॉक्टर पति के साथ डिनर करने होटल आई थी। डिनर के बाद रात करीब 11:15 बजे महिला पति के साथ कार में बैठ गईं। उनकी कार के ठीक पीछे एक दूसरी कार थी। उस कार में भी कुछ लोग घर जाने के लिए बैठ रहे थे। एक बुजुर्ग पति पत्नी होटल के बाहर अपनी कार का इंतजार करते नजर आए। तभी महिला वकील की कार बेकाबू हो गई और पीछे की तरफ दौड़ पड़ी। किसी के कुछ भी समझने से पहले वो कार शीशे के दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा के धर्मांतरण केस की जांच के दौरान एक और चौंका देने वाला मामला सामने आया। आरोप लगाया गया कि गिरोह की सदस्य आयशा और जुनैद ने मिलकर हरियाणा के झज्जर की रहने वाली 25 साल की एक लड़की का जबरन धर्म बदलवा दिया था। हालांकि पुलिस ने उस लड़की को आगरा से बरामद कर लिया। आयशा और जुनैद पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हरियाणा की रहने वाली वो लड़की होम्योपैथी की पढ़ाई करने के लिए उड़ीसा गई थी। पढ़ाई के दौरान वो अपना खर्च पूरा करने के लिए नौकरी ढूंढने लगी थी। और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि उसी दौरान ओडिशा में उसकी मुलाकात गोवा की रहने वाली और धर्मांतरण गिरोह की सदस्य आयशा से हुई थी। सूत्रों के मुताबिक आयशा ने उस लड़की को नौकरी दिलाने के बहाने जयपुर के रहने वाले और गैंग के सदस्य जुनैद से मिलवाया था। जुनैद ने उससे दोस्ती की। दोस्ती के बाद झूठे प्यार का नाटक रचा। सूत्रों ने बताया कि आयशा और जुनैद उस लड़की को इस्लाम की खूबियां बताने लगे थे ताकि उसका धर्म बदलवाया जा सके। मतलब दोनों उसका ब्रेन वॉश करने में जुट गए थे। दावा किया गया कि कुछ दिन बाद वो लड़की ओडिशा से अपने घर हरियाणा जाने के लिए निकली थी। सूत्रों के मुताबिक इसका पता चलने के बाद जुनैद उससे मिलने दिल्ली आ गया था। लड़की का पहले धर्म बदलवाया गया, उसको हिंदू से मुसलमान किया गया। इसके बाद जुनैद ने धोखे से उसके साथ निकाह कर लिया। आरोप लगाया गया कि शादी के बाद जुनैद ने लड़की के साथ मारपीट की और उसका यौन शोषण किया। लड़की के घर नहीं पहुंचने के बाद परिवार ने पुलिस में केस दर्ज करा दिया। इसके बाद पुलिस ने उस लड़की की तलाश शुरू की और उसे आगरा से बरामद कर लिया गया। उधर लखनऊ में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ विश्व हिंदू रक्षा परिषद नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण के आरोप में छांगुर बाबा और छांगुर बाबा के करीबी नवीन के खिलाफ लगातार पुलिस का एक्शन जारी रहा। इसी बीच लखनऊ में जिला कोर्ट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया और वहां प्रदर्शन करने वाले वो कार्यकर्ता नारेबाजी करते सुनाई दिए। सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। वहां उन्होंने अपने हाथों में एक बड़ा बैनर लिया और सड़क पर मार्च करते नजर आए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद यहाँ पर देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर कोर्ट के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर देखे तस्वीरों में। वो कार्यकर्ता लखनऊ में जिला कोर्ट के बाहर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन करते हुए अवैध धर्मांतरण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने बलरामपुर में धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा और छांगुर बाबा के करीबी नवीन समेत छांगुर बाबा के गुर्गों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
उसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से जबरन धर्मांतरण करवाए गए लोगों की घर वापसी कराए जाने की भी मांग की। हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद जो पूरे देश में सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस बीच छांगुर बाबा को लखनऊ में ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की टीम ने कोर्ट से 14 दिन की कस्टडी की अर्जी दाखिल की थी और इस पर सुनवाई के लिए छांगुर बाबा को कोर्ट लाया गया। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने बिहार के एक बड़े बदमाश को मुठभेड़ के दौरान मार गिराने का दावा किया। डब्लू यादव नाम के उस बदमाश पर हत्या और लूटपाट समेत करीब 25 केस दर्ज थे। उस पर 50,000 रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक बिहार के बेगूसराय का रहने वाला डब्लू यादव उत्तर प्रदेश में छिपने की फिराक में जुटा था, लेकिन बिहार पुलिस से मिली जानकारी के बाद यूपी पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। डब्लू यादव नाम के उस बदमाश को मुठभेड़ के दौरान मार गिराने का दावा किया गया। मुठभेड़ हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से आए डब्लू यादव को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक जब बदमाश उससे दूर होता दिखा तो उस पर फायरिंग की गई। गोली लगते ही वो मोटरसाइकिल समेत जमीन पर आ गया। मुठभेड़ में घायल हुए डब्लू यादव को बाद में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बदमाश के पास से बंदूक और गोलियां बरामद की। वो बिहार के बेगूसराय का रहने वाला था। डब्लू यादव बिहार में अपराध करने के बाद यूपी में शरण ले रहा था, जिसके बाद उसकी लोकेशन हापुड़ में ट्रेस हुई। डब्लू यादव को बिहार के बड़े अपराधियों में गिना जाता था। हत्या और लूटपाट के करीब 25 मामलों में फरार चल रहे डब्लू यादव पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। उधर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर सरकार से सवाल पूछे गए। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के दावों को लेकर सरकार से सवाल किया। अमेरिका के मुखिया ने अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस सांसदों के सवालों पर गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 कांवड़ियों की मौत से हड़कंप मच गया। कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार से डाक कांवड़ लेकर बरेली की तरफ जा रहा था। इस दौरान एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी और उनमें 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक शादीशुदा महिला के साथ होटल के कमरे में पकड़े जाने के बाद एक व्यक्ति बिना कपड़ों के ही वहां से भाग निकले। वो होटल से निकलकर हाईवे पर पहुंच गए और दौड़ते हुए खेतों में जाकर छिप गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस व्यक्ति ने होटल से भागकर अपनी जान बचाई वो महिला के प्रेमी है। दावा किया गया कि महिला का अपने पति के साथ झगड़ा चल रहा था और महिला अपने पति और ससुराल के लोगों पर केस तक दर्ज करा चुकी है। सूत्रों ने दावा किया कि महिला के पति को शक था कि उनकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इस दौरान महिला के पति को यह पता चला कि उनकी पत्नी सिंभावली इलाके में मौजूद एक होटल में किसी व्यक्ति के साथ मौजूद है। इसके बाद महिला के पति अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन जैसे ही होटल के कमरे का दरवाजा खोला गया उस महिला के पति के होश उड़ गए, क्योंकि कमरे के अंदर उनकी पत्नी के साथ एक व्यक्ति मौजूद थे और वो भी बिना कपड़ों के। इसके बाद वहां हंगामा मच गया। तुरंत महिला के पति और दूसरे लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उन्हें धकेलते हुए कमरे के अंदर ले जाने लग गए। पकड़ लिया, बस आ जाओ भैया, देखो मार कहाँ वेरी गुड पीछे हो जा, पीछे। आरोप लगाया गया कि महिला के पति ने उस व्यक्ति के साथ मारपीट की। उसी दौरान वो जान बचाने के लिए बिना कपड़ों के ही होटल से भाग निकले। होटल के गेट पर एक आदमी ने भाग रहे उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वो वहां से भाग निकले। वो बिना कपड़ों के ही दौड़ते हुए होटल से सीधा हाईवे पर पहुंच गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो महिला होटल के कमरे में पकड़ी गई उनका अपने पति के साथ झगड़ा चल रहा था। सूत्रों ने दावा किया कि महिला का पिछले कुछ वक्त से उस व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा था जो उनके साथ होटल में थे। उधर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में कांग्रेस पार्टी की युवा इकाई यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में प्रदर्शन किया।
यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर रायसीना रोड पर इकट्ठा हुए। वो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर मार्च निकालने के लिए आगे बढ़े, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। रोके जाने के बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए। कुछ कार्यकर्ता वहां लगाई गई बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। उन्होंने वहां हंगामा शुरू कर दिया। बैरिकेडिंग पर चढ़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग गिराने की भी कोशिश की। हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मौजूद पुलिस वाले पूरी ताकत से बैरिकेडिंग को संभालते दिखे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से तुरंत बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को बंद करने की मांग की। मांग यही है कि बिहार में जो SIR लागू है उसको चुनाव आयोग वापस ले। फैसला चुनाव आयोग का है, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ भी विपक्ष का विरोध प्रदर्शन है। करीब 2 घंटे तक दिल्ली के रायसीना रोड पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की जैसे हालात बने रहे। इस दौरान पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। इधर बिहार की राजधानी पटना में एक कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पटना के मसौड़ी इलाके में उस कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बारे में जिसने भी सुना चौंक गया। मामला डीएम दफ्तर तक पहुंच गया। पटना के डीएम ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए और उस कुत्ते के निवास प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया। डीएम ने इस मामले में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों पर जांच के बाद सख्त कार्रवाई का आदेश भी सुना दिया। 24 जुलाई को जारी किए गए इस निवास प्रमाण पत्र पर एक कुत्ते की तस्वीर लगी नजर आई। नाम डॉग बाबू और उसके माता पिता का नाम कुत्ता बाबू और कुतिया देवी लिखा गया था। इस सब जानकारी के बाद नीचे की तरफ गांव, वार्ड, थाना और ब्लॉक का नाम लिखा नजर आया। यानी ठीक उसी तरह जिस तरह किसी भी आम आदमी का निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र संख्या के साथ सबसे नीचे की तरफ राजस्व अधिकारी मुरारी चौहान के डिजिटल सिग्नेचर भी प्रमाण पत्र पर मौजूद दिखे। जांच में इस बात की जानकारी मिली कि दिल्ली की रहने वाली एक महिला का आधार लगाकर निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया था। डीएम के आदेश पर राजस्व अधिकारी समेत 3 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। लेकिन बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर चल रहे घमासान के बीच सामने आए कुत्ते के निवास प्रमाण पत्र के मामले पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। बीजेपी ने दावा किया कि वोटर लिस्ट रिवीजन के जरिए इस तरह की गड़बड़ियों को भी ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष ने बिना वजह हंगामा किया। जबकि कुत्ते के निवास प्रमाण पत्र की घटना का हवाला देते हुए आरजेडी ने वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा उठा दिया। इन सब चीजों को अगर ठीक किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो किसको दिक्कत है? ये सब हो क्या रहा है बिहार में? अब यही दिन देखने के लिए बाकी रह गया। तो पूरा बिहार को शर्मसार कर दिया इस सरकार ने। अब जब SIR पर सवाल खड़े होते हैं तो गालियां दी जाती है। सौ बात की एक बात यह कि भले ही अधिकारियों पर एक्शन ले लिया गया, लेकिन किसी कुत्ते की फोटो के साथ निवास प्रमाण पत्र दिखेगा तो कैसे नहीं सवाल उठेगा वोटर लिस्ट रिवीजन पर। जाहिर सी बात है किसी ने शरारत करके कुत्ते के नाम का प्रमाण पत्र बनवा दिया, लेकिन यह मजाक की बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती। पहले भी कई उल्टे सीधे आधार कार्ड या कई और तरह के प्रमाण पत्र बनवाए जा चुके हैं। कभी सनी लियोनी के नाम पर बन जाता है, कभी किसी और के नाम पर बन जाता है। लेकिन अभी जो ये निवास प्रमाण पत्र सामने आया है कुत्ते के नाम पर, कुत्ते की फोटो के साथ, वो आया है बिहार में। और बिहार में जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या काटने का काम चल रहा है, उसमें लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी डाल दी गई है कि वो अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाएं, भले ही पहले वो वोट दे चुके हों या तब भी। और अपना नाम जुड़वाने के लिए उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड वगैरह नहीं माना जा रहा कई जगह, लेकिन निवास प्रमाण पत्र माना जा रहा है। तो तर्क यही हुआ ना कि आधार तो फर्जी भी बनवाया जा सकता है, इसलिए वो नहीं, दूसरा कोई कागज लाओ तो हम मानेंगे कि आप वोटर हो सकते हो। आधार पे तो ये कह रहे हो, और दूसरा कोई कागज जो मांगा जा रहा है उसमें निवास प्रमाण पत्र भी है। यानी आप मान रहे हो कि आधार फर्जी भी बन सकता हो, लेकिन निवास प्रमाण पत्र फर्जी नहीं बन सकता। तो उसी तर्क की धज्जियां उड़ा दी कुत्ते की फोटो वाले निवास प्रमाण पत्र में। जिसने भी बनवाया उसने शायद इसी मकसद से बनवाया होगा कि दिखाएंगे कि देखो कैसे बन रहा है, लेकिन प्रमाण पत्र का प्रमाण तो आपके सामने है। अधिकारी सस्पेंड तो कर दिए गए, लेकिन विभाग ने थोड़ा ही पकड़ा। किसने पकड़ा? विभाग ने थोड़ी पकड़ा कि यह गलत बन गया है। यह तो सामने आया, विभाग का मजाक बना, तब आपने अधिकारियों पर एक्शन लिया ना।
और वोटर लिस्ट रिवीजन पर इतना बवाल न मचा हुआ होता तब तो पता नहीं एक्शन भी क्या होता। लेकिन बात तो यह ना कि विभाग ने नहीं पकड़ा कि ऐसा प्रमाण पत्र बन गया है। जब विभाग ने नहीं पकड़ा तो कैसे पता बाकी कोई फर्जी प्रमाण पत्र नहीं बने? और जब प्रमाण पत्र पर ही सवाल हो गया तो फिर तो वही ढाक के तीन पात है ना। जब इन प्रमाण पत्रों पर डिजिटल सिग्नेचर हो रहे हैं तो इसका मतलब तो यह है ना कि सब प्रमाण पत्र कंप्यूटर में एंट्री करके डिजिटल तरीके से बन रहे हैं। आजकल के एआई के जमाने में कंप्यूटर का प्रोग्राम तो ये 1 सेकंड में पकड़ सकता है। 1 सेकंड में पकड़ा जा सकता है कंप्यूटर से कि कुत्ते की फोटो के साथ कोई एप्लीकेशन आई है। इस तरह के विभागों के हाथ में व्यवस्था दे रखी है जो ये भी नहीं पकड़ सकते। और हम बात कर रहे हैं कि ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। हंस रहा है वो आप पर। कौन? वो कुत्ता जिसकी फोटो का प्रमाण पत्र बना दिया आपने। अब तो फोटो देख ली होगी आपने। हंस रहा है वो आप पर और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हंसें या रोएं। 100 बात की एक बात। इधर लोकसभा में जेडीयू सांसद ललन सिंह ने विपक्ष पर हमला बोल दिया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान जेडीयू सांसद ललन सिंह ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर सेना के पराक्रम पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। इस देश की सेना पर जो पूरे देश के लोगों को गर्व है, उसकी आप एक बार प्रशंसा नहीं कर रहे। आप बता रहे हैं कि कितना जहाज गिरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेश मंत्रालय के एक्शन की जानकारी दी। उन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने का दावा किया। Pakistan's long-standing use of cross-border terrorism. We highlighted the history of terrorism in Pakistan. लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मुद्दा उठाया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को पूरी तरह बंद करने की मांग की। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का बंद करो। जो पाकिस्तान आपके साथ इस तरह से बर्ताव करता है, उस पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो। मैं विनती करता हूं, उस पाकिस्तान से क्रिकेट मत खेलो। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर छिड़ी बहस में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने मैच कराए जाने की वकालत की। यूएई में होने जा रहे क्रिकेट के एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना है। I'm okay. Sport must go on. At the same time, Pahalgam should not happen. उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक इंटर कॉलेज के अंदर उस वक्त हड़कंप मच गया जब कई छात्र छात्राएं अचानक बेहोश हो गए। दावा किया गया कि इंटर कॉलेज में कीटनाशक का छिड़काव किया गया था और इसकी वजह से उन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन बच्चों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया और वहां उन छात्र छात्राओं के परिवार वालों का जमावड़ा लग गया। एक व्यक्ति रोते हुए अपनी बेटी को गोद में लेकर वहां आते दिखाई दिए। वो लड़की बेहोश थी। उसकी हालत देखकर उसके परिवार वाले बुरी तरह घबरा गए। वहीं उस अस्पताल में भर्ती एक दूसरी लड़की रोती नजर आई। उसके परिवार वालों के मुताबिक उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हालांकि थोड़ी देर बाद उस अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुए परिवार वालों के लिए अनाउंसमेंट की गई कि सभी छात्र छात्राओं की हालत स्थिर है। जितने भी बच्चे यहाँ भर्ती हैं, सबकी कंडीशन पूछी गई और डॉक्टर ने बताया कि सभी नॉर्मल हैं। परिवार वालों ने दावा किया कि कॉलेज में हुए कीटनाशक के छिड़काव की वजह से उनके बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद कॉलेज से लौटते हुए कुछ बच्चे चक्कर खाकर गिर गए, जबकि कुछ बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो गई। मास्टर जी ने दवाई छिड़कवा दी स्कूल में, बच्चे बेहोश हो गए। रास्ते में छुट्टी कर दी, गिरते पड़ते चले आए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। इधर राजस्थान के झालावाड़ के एक स्कूल में हुए हादसे के बाद वहां 12 जिले में भी बड़ा हादसा हो गया। वहां एक स्कूल की फिजिक्स लैब का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। दावा किया गया कि जिस कमरे में फिजिक्स लैब चल रही थी वो कमरा जर्जर हो चुका था और यही वजह रही कि फिजिक्स लैब का एक हिस्सा ढह गया। इसके बाद वहां मलबे का ढेर लगा दिखाई दिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के टीचरों के मुताबिक जिस कमरे में फिजिक्स लैब चल रही थी उस कमरे को पिछले साल ही जर्जर घोषित कर दिया गया था। हादसे के खतरे को देखते हुए कई बार उस कमरे की मरम्मत की मांग भी उठाई गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नतीजा ये रहा कि वो हिस्सा गिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि उस हादसे के वक्त वो लैब खाली थी, वरना किसी की जान पर खतरा बन सकता था। हादसे के बाद वहां पहुंचे कलेक्टर ने स्कूल का सर्वे करवाने का आदेश दिया और ऐसा ही हादसा राजस्थान के ही जैसलमेर में भी हुआ। वहां एक स्कूल के गेट का पिलर गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। इसके अलावा एक बच्चा और एक शिक्षक घायल हो गए। मैं भागा, पत्थर दोनों हाथों से रोकने की कोशिश की।
तो रोकने की कोशिश की तो भारी था, मेरे से रुक नहीं पाया और आके मेरे ऊपर गिर गया। दावा किया गया कि वो गेट जर्जर हो चुका था। कई बार शिकायत करने के बावजूद उसे बदला नहीं गया और यही वजह रही कि वो गिर गया। इस हादसे के बाद स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए, क्योंकि दावा किया गया कि उस गेट के जर्जर होने के बावजूद उसे नजरअंदाज किया गया। राजस्थान में एक के बाद एक इसी तरह की घटनाएं सामने आने से हड़कंप मच गया। वहां की राजधानी जयपुर में भी कई ऐसे स्कूल देखने को मिले जहां की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि स्कूलों को खाली करवाना पड़ा। जयपुर के सिंधी कैंप इलाके में मौजूद एक सरकारी स्कूल भी जर्जर नजर आया और उसके बाद उस स्कूल पर ताले जड़ दिए गए। स्कूल की छत पर कई जगहों से प्लास्टर गिरता नजर आया। दावा किया गया कि कुछ दिन पहले झालावाड़ में हुए हादसे के बाद आनन फानन में स्कूल को खाली करवाया गया। अंदर की स्थिति ज्यादा खराब है, बच्चों को आज खाली किया गया। ये तब चेते हैं जब झालावाड़ की घटना हुई है। राजस्थान के कोटा के भी कई स्कूलों का हाल ऐसा ही नजर आया। वहां के एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के मुताबिक झालावाड़ के स्कूल में हुए हादसे के बाद उसे भी अपने स्कूल में हादसा होने का डर सताने लगा। बहुत डर लगता है, यहाँ पर छज्जे भी बहुत कमजोर है और कभी कभी सुना हमने झालावाड़ में तो बहुत डर लगता है कि कहीं यहाँ पर भी हादसा नहीं हो जाए। इसके अलावा वहाँ के एक स्कूल की टीचर ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कई बार अपने स्कूल की हालत के बारे में प्रशासन को बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्हें मजबूरी में वहां के एक मंदिर के पास खुले में बच्चों को पढ़ाना पड़ा। हमारी बिल्कुल जर्जर हो रही है व्यवस्था, बहुत कई बार लिख के दिया है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। जानकारी के मुताबिक पूरे राजस्थान में 2000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हो चुके हैं और उन्हें मरम्मत की जरूरत है। सौभाग्य की एक बात यह कि बच्चों की जान चली गई स्कूल की छत गिरने से, तो अब अधिकारियों को पता चल रहा है कि सैकड़ों हजार से ज्यादा स्कूल की हालत ऐसी है कि छतें गिर सकती हैं। 12 में फिजिक्स लैब की छत फिर गिर गई। जैसलमेर में गेट गिर गया स्कूल का। 12 में गनीमत रही कि वहां कोई था नहीं लैब में, लेकिन जैसलमेर में तो जान चली गई। लेकिन यह सब झालावाड़ में जो दर्दनाक हादसा हुआ तब अधिकारियों की नींद खुल रही है। ये तो पहले से ही ऐसे होंगे ना स्कूल, लेकिन अधिकारियों की नींद तो खुल भी गई। खुलने के बाद फिर बरसात के बाद शायद फिर निद्रा शुरू हो जाए इनकी, लेकिन पब्लिक की नींद कब खुलेगी? अधिकारियों से तो पूछ रहे हो कि अगली बारिश तक याद रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन स्कूल जर्जर हो चुके हैं। पब्लिक को याद रहेगा? पब्लिक को याद रहेगा कि पब्लिक का पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है? या फिर सिर्फ जाति याद रहती है? जातियों के नाम की सेनाएं बन जाती हैं, उनके प्रदर्शन होते रहते हैं, उसमें लोग जाते रहेंगे। जातियों के अलग अलग मुद्दों पर जाते रहेंगे। स्कूलों के मुद्दों पर सेनाएं बनाओ, वो सेनाएं बन रही हैं। सरकारी स्कूलों से आपको मतलब नहीं? अरे आपके बच्चे नहीं पढ़ते सरकारी स्कूलों में, आपको फर्क ना भी पड़ता हो, लेकिन सरकारी स्कूलों में गरीब घरों के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे, वो छोड़िए, आपको नहीं फर्क पड़ रहा। तब भी अपने पैसे की तो फिक्र कर लो। पब्लिक का पैसा लगा है, आपका पैसा है ये, उसकी फिक्र कर लो। अगर बच्चों की फिक्र नहीं हो रही तो इन सब मुद्दों पर वोट दोगे तो इन सब मुद्दों पर काम होगा। 100 बात की एक बात। उधर राजस्थान के झालावाड़ स्कूल हादसा मामले में बड़ा एक्शन ले लिया गया। राजस्थान के झालावाड़ स्कूल हादसे पर शिक्षा विभाग ने जिले के प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। इससे पहले इस मामले में स्कूल के 5 टीचर सस्पेंड किए गए थे। 25 जुलाई को पिपलौदी गांव में जर्जर हो चुके स्कूल की छत गिर गई थी। हादसे में 7 बच्चों की जान चली गई थी, जबकि 20 से ज्यादा बच्चे घायल हुए थे। राजस्थान के कोटा में 14 सरकारी स्कूलों की जर्जर हो चुकी इमारतों को ध्वस्त करने का फैसला लिया गया। झालावाड़ में हुए हादसे के बाद लोक निर्माण और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जिले में स्कूलों की इमारतों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में वहां 1000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों की इमारतों में मरम्मत की जरूरत बताई गई। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने लूटपाट करने वाले आमिर उर्फ दानिश नाम के बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से आमिर घायल हो गया था। उसके पास से पुलिस ने एक तमंचा, गोलियां और चोरी की बाइक बरामद करने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक हत्या के एक मामले में यह बदमाश काफी दिन से फरार चल रहा था। पुलिस ने उस बदमाश से हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल, कारतूस और कैश बरामद करने का दावा किया। इधर जम्मू के गांधीनगर इलाके में उस वक्त दहशत मच गई जब एक गाड़ी वाले ने एक स्कूटर सवार को टक्कर मार दी।
इसकी वजह से उस स्कूटर को चला रहे व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। घटना उस वक्त हुई जब वो गाड़ी तेज रफ्तार में लहराते हुए अचानक वहां आ गई और सामने से आ रहे उस स्कूटर को जोरदार टक्कर मारकर आगे बढ़ गई। टक्कर लगने की वजह से स्कूटर चला रहे हुए व्यक्ति जमीन पर गिर गए। वो किसी तरह खड़े हुए और अपने स्कूटर की हालत देखने लग गए। तभी वो गाड़ी दोबारा वहां आ गई। इसके बाद वो गाड़ी वाला अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ दौड़ाता हुआ वहां लाया और उन्हें कुचलने की कोशिश की। इसकी वजह से वो जमीन पर गिर गए। इस बार वो इतनी बुरी तरह घायल हो गए कि उनमें खड़े होने की हिम्मत ही नहीं बची। वो वहीं पड़े रहे। इसके बाद वो गाड़ी वाला बाहर निकला और उनकी तरफ चला गया। वो उनकी तरफ इशारा करते हुए कुछ कहता नजर आया। इस दौरान उसने एक बार भी उन्हें खड़ा करने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बाद वहां मौजूद कुछ लोग इन्हें उठाकर अस्पताल ले गए और वहां उनकी हालत गंभीर बताई गई। उधर देश भर में आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों के बीच ऐसी एक खबर बिहार के रोहतास जिले के सासाराम से भी सामने आई। सासाराम में 50 से ज्यादा लोगों को घायल करने वाले एक आवारा कुत्ते को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। घटना वहां नासरीगंज नाम के इलाके में हुई। इलाके के लोगों के मुताबिक वो आवारा कुत्ता गांव के 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका था। उन्होंने बताया कि इसके अलावा उसने कई घरेलू जानवरों पर भी हमला किया था और दावा किया गया कि इसी से तंग आकर इलाके के लोगों ने उस आवारा कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। बताया गया कि उन लोगों ने उस कुत्ते के हाथ पैर बांधे और उसे डंडों से पीटा। सासाराम के नासरीगंज इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि वो आवारा कुत्ता इलाके के कम से कम 50 लोगों को घायल कर चुका था। कई लोगों का तो इलाज भी बड़ी मुश्किल से हो पाया क्योंकि सरकारी अस्पताल में इतनी दवाइयां और इंजेक्शन भी नहीं थे। डॉक्टरों के मुताबिक आवारा कुत्ते के काटने से उनमें कई लोगों की हालत बिगड़ गई थी जिन्हें अस्पताल भेजा गया। दावा तो यह भी किया गया कि उस आवारा कुत्ते ने न सिर्फ वहां के लोगों बल्कि लोगों के घरों में मौजूद घरेलू जानवरों को भी निशाना बनाया। उनमें कई जानवरों की तो जान भी चली गई। और ऐसी डराने वाली घटनाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के मामले में स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों के हमलों के बढ़ते मामलों को बेहद चिंताजनक बताया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर खास जोर दिया कि देश के कई शहरों में आवारा कुत्तों के हमलों के मामले पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़े। इनमें दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में हुई घटनाओं पर चिंता जताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ऐतराज जताया कि देश के कई शहरों में आवारा कुत्तों की समस्या बढ़ती गई और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए यह तक कह दिया कि आवारा कुत्तों की समस्या की कीमत हमारे बच्चों को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सड़क से गुजरते बच्चों को कई आवारा कुत्तों ने निशाना बनाया और देश भर के अलग अलग शहरों में आवारा कुत्तों के हमलों में कई बच्चे बुरी तरह घायल हुए। उन्हें रेबीज जैसी गंभीर बीमारियां हो गई। कईयों की तो जान तक जा चुकी है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहद चिंताजनक बताते हुए सरकार को यह निर्देश दिए कि इस पर जल्द ही कड़ा एक्शन लिया जाए। इधर दिल्ली में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के आत्महत्या करने से हड़कंप मच गया। दिल्ली के बाराखंबा रोड इलाके में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि धीरज कंसल नाम के चार्टर्ड अकाउंटेंट गुड़गांव की एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। उनका शव उनके ही घर में मिला। पुलिस को उनके घर से एक सुसाइड नोट भी मिला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज थाने में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। साजिद रशीदी ने अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मौलाना साजिद रशीदी पर केस दर्ज करने और उन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए एसपी को शिकायत पत्र सौंपा। पार्टी के लोगों ने उन पर महिलाओं के अपमान का भी आरोप लगाया। मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खां के साथ 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। 2018 से 2020 के बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुई 32 नियुक्तियों में भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया था। उस वक्त अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। उधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पकड़े गए फर्जी दूतावास के मामले में जांच के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर बड़ा पर्दाफाश किया गया। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान इस बात की जानकारी सामने आई कि हर्षवर्धन जैन ने फर्जी कंपनियों के जरिए 300 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया। इतना ही नहीं, सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान हर्षवर्धन जैन के 160 से ज्यादा बार विदेश यात्रा करने के दस्तावेज भी मिले।
सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ को आरोपी हर्षवर्धन जैन के कई विदेशी बैंक खातों के बारे में भी जानकारी मिली। 23 जुलाई को हर्षवर्धन जैन को एसटीएफ ने गाजियाबाद के कविनगर इलाके से गिरफ्तार किया था और दावा किया गया कि हर्षवर्धन जैन पिछले 8 साल से गाजियाबाद के कविनगर इलाके में फर्जी दूतावास चला रहे थे। जांच के दौरान यूपी एटीएस की टीम ने हर्षवर्धन जैन की फर्जी कंपनियों से जुड़े कई दस्तावेज मिलने का दावा किया। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम को उन दस्तावेजों में 300 करोड़ से ज्यादा के घोटाले के सबूत मिले। सूत्रों के मुताबिक 300 करोड़ के लोन लेने के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद अब एसटीएफ और गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश करेगी। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान आरोपी हर्षवर्धन जैन के कई विदेशी बैंक खातों की जानकारी भी मिली। सूत्र बताते हैं कि उन बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन का लेखा जोखा मिला। सूत्रों के मुताबिक हर्षवर्धन जैन ने एहसान अली नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर विदेशों में कई फर्जी कंपनियां बनाई थी। एहसान अली एक नाम जो उसके साथ लोन लेके कई शेल कंपनियां बनाकर उसने लोन लिया, उसके बाद विदेशों में लोन लेने वालों के साथ फर्जीवाड़ा किया। सूत्रों के मुताबिक जांच में एसटीएफ की टीम को हर्षवर्धन जैन के 10 साल में 160 बार विदेश यात्रा करने के दस्तावेज भी मिले। इधर बिहार के अरवल के एक सरकारी अस्पताल में बिजली गुल होने के बाद डॉक्टर टॉर्च की रोशनी में इलाज करने को मजबूर हो गए। जानकारी के मुताबिक उस अस्पताल में लगे जनरेटर खराब हो गए। इसके बाद जब बिजली गई तो वहां अंधेरा छा गया और उसकी वजह से वहां भर्ती मरीजों की परेशानी बढ़ गई। वहां भर्ती एक मरीज टॉर्च की रोशनी में खाना खाते नजर आए। वहां इतनी भी रोशनी नहीं थी कि सामने रखा सामान तक दिख सके। यही वजह रही कि उन्होंने एक हाथ से अपना फोन पकड़ा और दूसरे हाथ से खाना खाया। अरवल के सरकारी अस्पताल में शाम के वक्त ही बिजली चली गई। ऐसे में वहां भर्ती मरीजों और उनके परिवार वालों का गर्मी से बुरा हाल हो गया। एक मरीज के पास बैठी महिला पंखे से उनकी हवा करती दिखी। बिजली गए कई घंटे बीत गए, शाम से रात हो गई लेकिन बिजली नहीं आई। इसकी वजह से उस अस्पताल के डॉक्टरों की भी चिंता बढ़ गई, क्योंकि वहां अंधेरा छा गया और वो टॉर्च की रोशनी में इलाज करने को मजबूर हो गए। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में रखे जनरेटर खराब हो गए थे। उन्हें ठीक करने के लिए मैकेनिक भी लगे, लेकिन इसके बावजूद कई घंटों तक बिजली नहीं आई। उधर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के दिए विवादास्पद बयान पर मचे हंगामे के बीच प्रेमानंद महाराज के एक वीडियो पर भी चर्चा शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रवचन देते हुए प्रेमानंद महाराज ने लड़के लड़कियों के चरित्र से जुड़े एक सवाल का जवाब दिया। इसी दौरान उन्होंने लड़कों लड़कियों को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें अपने पार्टनर यानी साथी के लिए ईमानदार रहना चाहिए। और प्रवचन के दौरान लड़के लड़कियों को प्रेमानंद महाराज ने जो नसीहत दी उस पर भी चर्चा छिड़ गई। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। इस बीच कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं पर दिए विवादास्पद बयान पर भी बवाल मच गया। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में अखिल भारतीय हिंदू महासभा नाम के हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि अगर अनिरुद्धाचार्य ने माफी नहीं मांगी और वो कभी वृंदावन आए तो उनका मुंह काला कर दिया जाएगा। सौभाग्य की एक बात है कि प्रेमानंद महाराज की बात और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान को जोड़ने का तो कोई तर्क समझ ही नहीं आ रहा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एक जगह कह दिया था कि लड़कियों की 14-15 साल की उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए, और फिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था लड़कियों के लिए कि बवाल हो गया। लेकिन प्रेमानंद महाराज की बात तो उससे अलग है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने तो एक तो सिर्फ लड़कियों के लिए बोला था और शब्द ऐसे थे जो किसी कथावाचक के शब्द तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा था कि लड़कियों की बचपन में शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि 14-15 साल की उम्र में बचपन में परिवार में वो आ जाती हैं तो परिवार की हो जाती हैं, और 25-26 साल की उम्र में शादी करके आती हैं तो कई जगह मुंह मार कर आती हैं। उनके ये शब्द। तो एक तो ये थी उनकी भाषा। दूसरा, वो बाल विवाह का समर्थन करते दिख रहे थे जो कानून के भी खिलाफ है। लेकिन तीसरी और सबसे बड़ी बात यह कि उनको लड़कियों में ही दिख रहा था जिसको वो मुंह मारना कह रहे थे। ऐसे लड़कों में उनको कुछ गलत नहीं दिख रहा। लड़कियों के साथ संबंध कौन रखता है? लड़के ही तो रखते हैं। वो रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़की जैसे कोई सामान हो जो लेने से पहले सुनिश्चित करना है कि वो ठीक हो।
इसलिए अनिरुद्ध चारे की बात पर बवाल हो गया। लेकिन प्रेमानंद महाराज ने तो दोनों के लिए बात की। उनका कहना है अलग अलग लोगों से संबंध रखने पर किसी एक से विवाह कैसे निभेगा। अब इस विचार से आप सहमत हो या ना हो, लेकिन विचार में ऐसा कुछ थोड़ी है जो अनिरुद्ध चारे ने कहा। प्रेमानंद महाराज ने तो दोनों की बात की, पुरुषों की भी और महिलाओं की भी। घर के बड़े भी तो यही कहते हैं, हर समाज में यही कहा जाता है, लड़कियों पर भी लागू है, लड़कों पर भी लागू है। आप मानिए या ना मानिए, आप भले ही कोई और विचार रखिए, लेकिन प्रेमानंद महाराज की बात में आपत्तिजनक तो कुछ नहीं दिखता, और वैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता जैसा अनिरुद्ध चारे की बात में दिखता है। 100 बात की एक बात। इधर दिल्ली में पुलिस ने आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक आतंकी को पकड़ने का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े करणवीर नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पंजाब के बटाला में पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमले में उसकी तलाश चल रही थी। पुलिस ने दावा किया कि करणवीर विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था। ड्रग्स तस्करी पर नकेल कसने वाली एजेंसी एनसीबी ने महाराष्ट्र और राजस्थान पुलिस की मदद से ड्रग्स बनाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया। एनसीबी के मुताबिक राजस्थान के बाड़मेर के गांव में गिरोह का लैब था, जिसे भैंसों के तबेले में बनाया गया था। बाद में पुलिस ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार करने का दावा किया। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान की सीमा से कई पाकिस्तानी ड्रोन के साथ ड्रग्स जब्त करने का दावा किया। अमृतसर के अलावा तरन में भी सीमा के नजदीक बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पंजाब के लुधियाना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां लोगों से भरी सामान ढोने वाली एक गाड़ी नहर में पलट गई। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग लापता बताए गए। बताया गया उस गाड़ी में करीब 20 लोग मौजूद थे और एक कार को ओवरटेक करने के चक्कर में वो नदी में गिर गई। उधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नदी में अचानक आई बाढ़ में एक किसान की बैलगाड़ी बह गई। वो किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत से घर लौट रहे थे, तभी रास्ता पार करने के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ गया। इस बीच पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उनकी बैलगाड़ी बहने लग गई और इतने में वो किसान कुछ समझ पाते, इतने में दोनों बैल भी उफनते सैलाब की चपेट में आ गए। फिर तो उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और उन्हें बचाने के लिए पानी के तेज बहाव में वो कूद गए। वहां खौफनाक लहरों में वो भी बहने लग गए। इस बीच पानी की तेज धार दोनों बैलों को बहाकर कुछ दूर तक ले गई, लेकिन उस किसान ने भी हार नहीं मानी और लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ते रहे। उनमें एक बैल तो बहकर झाड़ियों के पास चला गया। इस दौरान नदी के किनारे कुछ लोग खड़े दिखाई दिए और उनमें एक आदमी ने दौड़कर उस बैल की गर्दन में लगी रस्सी को पकड़ लिया, फिर उसे खींचकर पानी से बाहर निकाला गया। इस बीच दूसरे बैल के साथ वो किसान भी बहकर झाड़ियों तक पहुंच गए। वहां वो झाड़ियों की मदद से पानी से बाहर निकले, जबकि झाड़ियों से कुछ दूर आगे नदी के किनारे खड़े उस आदमी ने उस दूसरे बैल को भी खींचकर बाहर निकाल लिया। छिंदवाड़ा के हर्रई इलाके में वो किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर नदी से रास्ता पार कर रहे थे, तभी नदी में बाढ़ आ गई और उनकी बैलगाड़ी बह गई। हालांकि वो बैलों को बचाने में कामयाब रहे। और इस सबके बीच मध्य प्रदेश के रतलाम में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां लगातार हो रही बारिश की वजह से कुदरत का कहर टूट पड़ा और केदारेश्वर महादेव नाम के मंदिर में तो सैलाब ही आ गया, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से इस मंदिर के पास का झरना उफान पर आ गया। झरने का पानी सैलाब बनकर बहता नजर आया। उसके रौद्र रूप को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सैलाना नाम के गांव में मौजूद केदारेश्वर महादेव नाम के उस मंदिर के अंदर चारों तरफ पानी लबालब हो गया। वहां पानी भर जाने की वजह से श्रद्धालुओं के आने पर भी रोक लगा दी गई। इसके अलावा रतलाम जिले के अलग अलग इलाकों में पानी भर जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां कई घंटों की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। सड़कों पर भी पानी का कब्जा नजर आया। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया। सड़कों पर चलने वालों के लिए तो बारिश का पानी आफत बनकर आया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं और लोगों के घुटनों तक पानी भर गया। भारी बारिश होने की वजह से कई दुकानें भी बंद नजर आईं। उधर बिहार की राजधानी पटना में कई घंटों की मूसलाधार बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। वहां आसमान से इतना ज्यादा पानी बरसा कि विधानसभा भवन की तरफ जाने वाली सड़कों पर भी पानी इकट्ठा हो गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। क्योंकि भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी लबालब नजर आया। बिहार विधानसभा के बाहर चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाने से वहां आने जाने वालों की मुसीबतें बढ़ गईं। न सिर्फ बिहार विधानसभा में बल्कि बाहर में सड़कों पर कई जगहों पर पानी जमा हुआ है।
ऐसी ही हालत शहर की बाकी जगहों पर भी देखने को मिली। बिहार विधानमंडल सचिवालय और पटना जंक्शन से लेकर लगभग हर चौक चौराहा पानी में डूबा नजर आया। इतना ही नहीं, पटना जंक्शन पर रेलवे ट्रैक पर भी पानी इकट्ठा होने से कई ट्रेनें लेट हो गईं, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई। वहां चारों तरफ पानी का कब्जा नजर आया और लोग। उधर संसद में ओवैसी साहब बोल रहे हैं, सुनिए। सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा, हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं। वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको यह नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। बड़ा ये आपके कैसा होगा ये। मैडम, मेरा सवाल हुकूमत से यह भी है कि हम कोई एडवर्सेरियल कंट्री नहीं है अमेरिका के लिए, हम दोस्त हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। क्या क्या एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया, तो क्या ये दोस्ती निभा रहे हैं? मैडम, मैं हिस्टोरिकल एग्जांपल दे रहा हूं, क्रुश्चेव और टीटो। क्रुश्चेव ने दबाव डाला, टीटो ने कहा मैं नहीं मानता, मैं नैम ज्वाइन करूंगा। मैडम, फ्रांस और यूएसए, डिगोल को जब यूएसए ने दबाव डाला तो डिगोल ने कहा कि तुम दोस्त हो मगर हमारी खारिजा पॉलिसी आजाद ना है। मैडम, वहीं पर आप देखिए गुजराल साहब, जिसको कहते सबसे कमजोर थे, वजीर आजम थे, उन्होंने बहादुरी का मजारा है रिफूलिंग करने नहीं दिया। वियतनाम 20 साल यूएसए लड़ा मगर झुका नहीं, और हम उनको बोल भी नहीं पा रहे, उनको बोल भी नहीं पा रहे। हम तो कोई दुश्मन मुल्क तो नहीं है अमेरिका के, ये आपको समझने की जरूरत है। और मैडम, यहां पर वजीर खारजा ने कहा वो चीन गए, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि चीन के इक्विपमेंट एक लाइव लैब था हमारे उनके लिए। क्या आपने कहा चीन को कि तुमने क्यों दिया पाकिस्तान को हथियार? आप नहीं कहे। और मैडम, आप जानते हैं कि रक्षा मंत्री ने कहा कि स्विफ्ट एंड प्रोपोर्शनेट, तो फिर जो इंडोनेशिया मिलिट्री अटैचे ने कहा कि हमको कहा गया मत मारो, हम सेल्फ डिफेंस में भी नहीं मार सकते थे पाकिस्तान को। और अगर आप ट्रंप के बयान को गलत कह रहे हैं कि 5 एयरक्राफ्ट नहीं गिरे, मैं यकीन करता हूं आपकी बात का। आप हमारे पायलट्स को कमेंट करिए ना, हमारे पायलट्स को कमेंट करिए कि हम अपने पायलट्स की तारीफ करते हैं, आप वो भी नहीं करना चाहते। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं मैडम कि क्या फ्रांस ने हमको सोर्स कोड नहीं दिया जिसकी वजह से हमारे एयरक्राफ्ट को क्या नुकसान हुआ? अब मुस्तकबिल में आप हथियार खरीदेंगे तो क्या आप सोर्स कोड हासिल करेंगे? और मैडम, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब हुकूमत दे। हमारे पास सैंक्शन जो स्क्वाड्रन है 42 है, 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 25 हैं, चीन के पास 50 से ज्यादा हैं। 11 साल से आप सरकार में हैं, सबमरीन नहीं है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है आप बताइए। और मैडम, FATF में लाना पड़ेगा आपको। अगर आप विश्व गुरु हैं तो हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप G7 के कंट्रीज को, GCC को और चचा सैम को राजी कराइए कि पाकिस्तान को, मैडम खत्म कर रहा हूं, FATF में दोबारा लाया जाए। मैडम, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में और स्टेट सरकार में। ऑल पार्टी मीटिंग में था, केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, बैसारन मिडोस पर तो कोई जा ही नहीं सकता, जून से पहले इजाजत लेना पड़ेगा। बाद में हमको मालूम हुआ कि साल भर खुला रहता मिडोस सिवाय बारिश और स्नो के। ये कॉन्ट्रडिक्शन है केंद्र सरकार में। वहां पे मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं मैडम आपके जरिए से कि कौमी सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को, खारिजा पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। बड़ी खबर आई ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से आई एक चिट्ठी से जुड़ी। पाकिस्तान के बलोच नेता मीर यार बलोच ने, बलूचिस्तान के बलोच नेता मीर यार बलोच ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन के लिए उन्होंने भारतीय सेना की पीठ थपथपाई। इस चिट्ठी की कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजी गई। उन्होंने बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोगों की तरफ से भारत को समर्थन देने का ऐलान भी किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लोग दशकों से वहां आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की फौज और वहां की खुफिया एजेंसी ISI पर बलोच आंदोलन को कुचलने के लिए ताकत के बेजा इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि संसद में पहलगाम हमले को लेकर सरकार और विपक्ष के सांसदों ने जो कुछ भी बोला और सवाल उठाए, जवाब दिए, उसमें एक खबर कहीं पीछे रह गई जिस पर न सिर्फ ध्यान देना जरूरी है बल्कि उसके पीछे की कहानी जानना भी सबके लिए जरूरी है। कश्मीर को लेकर इतना हल्ला मचाता रहा है पाकिस्तान,
कि वो इतिहास तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसने खुद क्या किया 1947 में वो हमारे यहां ही लोग नहीं जानते, दुनिया तो क्या ही जानेगी। इसलिए यह जानना जरूरी है, इसलिए यह जानना जरूरी है। बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है और पाकिस्तान के सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख की तारीफ करते हुए भारत और बलूचिस्तान के ऐतिहासिक रिश्ते की बात कही है। इस पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह वाला इतिहास लोग जानते ही नहीं। कश्मीर की कहानी तो शायद आप जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है अगस्त 1947 में बलूचिस्तान में क्या हुआ था? आपको यह तो पता होगा कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था और कश्मीर के महाराजा से बातचीत चल रही थी उस वक्त। कश्मीर का तो पता आपको, लेकिन 14 अगस्त को जो पाकिस्तान आजाद हुआ था उसके नक्शे में क्या था? इधर बांग्लादेश वाला हिस्सा तो था पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, लेकिन आपको पता है बलूचिस्तान नहीं था। जो आज का बलूचिस्तान है वो एक रियासत होती थी जिसका नाम था कलात। आप यही जानते हो ना कि एक दिन पहले पाकिस्तान को आजादी दी गई थी 14 अगस्त को, 15 अगस्त को भारत को, लेकिन लोग ये जानते ही नहीं कि सबसे पहले यानी 11 अगस्त 1947 को कलात ने अपने आप को आजाद मुल्क घोषित कर दिया था। जी, 4 दिन पहले। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार से आजादी की घोषणा ना भारत की हुई ना पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की हुई थी, कलात की हुई थी। सबसे पहले 11 अगस्त को आजाद हुआ था कलात। आज का जो बलूचिस्तान है उसमें मोटे तौर पर कलात की रियासत का ही हिस्सा है। वो पहले आजाद हो गया था, मतलब उसने कोई बगावत नहीं कर दी थी, बाकायदा समझौता हुआ था, उसके तहत उसने अपनी आजादी घोषित की थी। कलात रियासत के शासक को कहते थे खान, द खान ऑफ कलात, यानी कलात के खान, वहां के शासक राजा। और कलात के खान की गद्दी पर उस वक्त थे मीर अहमद यार खान। 1839 से अंग्रेजों के साथ समझौता था कलात का। 1876 में एक ट्रीटी भी थी, संधि भी थी, और समझौते के तहत आज का बलूचिस्तान और तब की कलात रियासत में अंग्रेजों का दखल सिर्फ सुरक्षा और विदेश मामलों जैसी चीजों को लेकर था, बाकी सब राज का काम कलात के खान के तहत ही था। तो जब अंग्रेजों के भारत छोड़ने की बात आई तो कलात के खान के साथ मीटिंग की गई। 4 अगस्त 1947 को मीटिंग हुई। इसमें कलात के खान के साथ बैठे माउंटबैटन, जिन्ना और नेहरू। कलात के खान के साथ ये तीनों बैठे। खान ने कहा कि हम तो पाकिस्तान में शामिल नहीं हो रहे। जिन्ना ने खान को सपोर्ट कर दिया। जिन्ना ने खान को सपोर्ट कर दिया कि बलूचिस्तान नहीं आ रहा पाकिस्तान में। बस ये बात हुई कि पाकिस्तान के साथ एक समझौता कर लो, पाकिस्तान और बलूचिस्तान में समझौता कर लो कि बाद में तय कर लेंगे कि सेना आप अपनी रखोगे या पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा का जिम्मा दे दोगे। सेना और विदेश मामले, यानी जो पहले अंग्रेजों का रोल था वो फिलहाल पाकिस्तान का रोल जारी रहे कलात में। यह समझौता हुआ, इसको कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। बाकी मामलों में आप एक आजाद रियासत बने रहोगे। यह मीटिंग हुई 4 अगस्त को और 11 अगस्त को कलात ने अपनी आजादी घोषित कर दी। कलात की अपनी संसद थी, बलूचिस्तान की अपनी संसद थी, उसमें लोकसभा और राज्यसभा जैसे होते हैं ना, वैसे 2 सदन थे, दारुल अवाम और दारुल उमरा। तो यह समझौता हुआ कि पाकिस्तान और कलात को बराबरी का दर्जा होगा, पाकिस्तान और बलूचिस्तान का। और उस वक्त बस सेना और विदेश मामले जो हैं कलात के, वो पाकिस्तान देखेगा, बाकी कुछ नहीं देखेगा। खैर अंग्रेज चले गए तो सितंबर से ही, अगस्त में समझौता किया, सितंबर से ही पाकिस्तान ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जिन्ना पलट गए, उन्होंने कलात पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। खान पर दबाव डालना शुरू कर दिया। कलात के लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। बलोच लोग थे, उनको लगा ये पाकिस्तान तो पैदा होते ही धोखा कर रहा। खैर वो नहीं माने। दिसंबर 1947 में कलात की संसद ने पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। यानी तलवारें खिंच गईं खान ऑफ कलात और पाकिस्तान के बीच।
लेकिन सेना तो पाकिस्तान के पास थी। तो खैर मार्च 1948 में पाकिस्तान की सेना ने कलात पर हमला कर कब्जा कर लिया। थल सेना भी भेज दी और पाकिस्तान ने नौसेना भी लगा दी समुद्र में और कलात पर कब्जा कर लिया। कलात के खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम को भागकर अफगानिस्तान में शरण लेनी पड़ी। यानी 11 अगस्त 1947 से लेकर 17 मार्च 1948 तक 7 महीने तक कलात यानी बलूचिस्तान एक आजाद रियासत थी। ये कब्जा करके घेरा है इन्होंने। अब जो ये हो रहा है बलूचिस्तान में, ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ये तब से चल रहा है। कश्मीर पर दुनिया को क्या क्या कहानियां नहीं सुनाता पाकिस्तान, लेकिन उसकी अपनी हकीकत क्या है वो तो हमारे लोग भी नहीं जानते। इसलिए तो कह रहे हैं जानो कैसे यह मुल्क शुरू से धोखे की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। 4 अगस्त को कलात के खान के साथ बैठक में जिन्ना ने समर्थन कर दिया था कि आप आजाद हो जाओ, हम आपके साथ हैं, बस सेना हमारी रहेगी तो आपकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी। क्योंकि उस मीटिंग में नेहरू भी थे। जिन्ना को पता था कि अगर वो कलात की आजादी का समर्थन नहीं करेंगे तो कहीं वो भारत के साथ जाने की बात ना कर दे, तो वो ऑप्शन ही खत्म कर दो। समर्थन कर दिया कि हां हम समर्थन करते हैं बलोच लोगों की आजादी का। अब आजादी का समर्थन कर दिया तो वो इधर उधर ज्वाइन करने का मतलब ही नहीं। अंग्रेजों के सामने समर्थन कर दिया जिन्ना ने, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया ताकि भारत का कोई रोल ही ना रहे इसमें। भारत अपना इस तरफ रहे और उस तरफ पाकिस्तान एक आजाद कलात के साथ रहे, बलूचिस्तान के साथ। भारत का दखल ना हो, इसलिए उसकी आजादी को समर्थन कर दिया अंग्रेजों के सामने। 4 अगस्त को यह कर दिया और आजादी मिलते ही सेना भेज दी। 7 महीने के अंदर ही कब्जा कर लिया और दुनिया को यह देश लेक्चर देता है। खुद इसका चेहरा क्या है वो बलोच लोग तब से देख रहे हैं। जानते थे आप? जानिए, जानना जरूरी है। 100 बात की एक बात। इधर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक बुजुर्ग को घर में घुसकर गोली मार दी गई। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में घर में घुसकर देवकी राम नाम के 65 साल के बुजुर्ग को गोली मार दी गई। परिवार के लोगों ने दावा किया कि देर रात एक गाड़ी से कुछ लोग घर आए थे और फिर उन लोगों ने देवकी राम को गोली मार दी। घायल हालत में बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झारखंड के चाईबासा में पुलिस और सुरक्षा बल ने मिलकर जंगल में छिपाए गए नक्सलियों के करीब 35 लाख रुपए जब्त करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक पैसे को बर्तन में रखकर जमीन में गड्ढा खोदकर छिपाया गया था। सुरक्षा बल ने दावा किया कि नक्सलियों ने हथियार और विस्फोटक खरीदने के लिए रुपए जमा कर रखे थे। उधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दावा किया गया कि तेंदुए ने 6 साल के एक बच्चे पर हमला कर दिया, जिसमें उस बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तेंदुए के हमले के अगले दिन गन्ने के खेत से बच्चे का आधा खाया हुआ शव मिला। इसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम वहां पहुंचकर जांच में जुट गई। गांव के लोगों के मुताबिक बादल नाम का वो बच्चा घर के बाहर अपने पिता के साथ चारपाई पर सो रहा था और दावा किया गया कि देर रात बादल को तेंदुआ उठा ले गया। बाद में बादल का शव गन्ने के खेत से मिला, जिसके बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। बेटे का शव देखकर उसके परिवार के लोग रोने लग गए। बच्चे के दोनों पैर और एक हाथ नहीं था, उसकी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा गायब था। इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस और वन विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई। इसके बाद पुलिस वालों ने बच्चे के शव को खेत से निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तेंदुआ ने एक बच्चे को उठा लिया और रात को खींच के इसी गन्ने में लाया। उसका सब मिला है, लेकिन नीचे का हिस्सा पूरा खा गया वो। घटना लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके में मौजूद ज्ञानपुर नाम के गांव में हुई। लोगों के मुताबिक बादल अपने पिता के साथ घर के बाहर सो रहा था। दावा किया गया कि उसी दौरान तेंदुआ उसे उठा ले गया। बच्चे की चीख पुकार सुनकर उसकी तलाश शुरू कर दी गई। करीब 6 घंटे बाद बच्चे का आधा खाया हुआ शव गन्ने के खेत से मिला। बच्चे की मौत के बाद गांव के लोगों का गुस्सा वन विभाग पर फूट पड़ा। हालांकि वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरा लगाने का काम शुरू कर दिया। इधर बिहार के मधेपुरा में 2 पक्षों के बीच सड़क को लेकर मारपीट हो गई। बिहार के मधेपुरा में मौजूद आलमनगर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक आदमी ने दूसरे पक्ष के लोगों पर पिस्तौल तान दिया और उसके बाद वहां हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 2 पार्षदों के बीच सड़क बनाने को लेकर मारपीट शुरू हुई थी। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी तोड़े जाने के खिलाफ कांग्रेस 15 दिन का अभियान चलाएगी। इसके तहत जिनके मकान तोड़े गए उनसे बातचीत कर उन्हें कानूनी मदद दी जाएगी। इससे पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वजीरपुर और जेलरवाला बाग के झुग्गी वाले इलाकों में जाकर वहां लोगों से मुलाकात की थी।
उधर उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने प्रेमी के साथ हिमाचल प्रदेश भागने वाली सानिया नाम की लड़की की हत्या के आरोप में पुलिस ने परिवार के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में हत्याकांड से जुड़ी एक सच्चाई उगल दी। पुलिस के मुताबिक सानिया गांव में रहने वाले सागर नाम के लड़के से प्यार करती थी और उसी के साथ शादी करने की जिद पर अड़ गई थी, लेकिन सानिया के परिवार के लोग धर्म अलग होने की वजह से शादी के खिलाफ थे। पुलिस के मुताबिक इसके बाद 15 जुलाई को सानिया और सागर हिमाचल प्रदेश भाग गए थे, लेकिन अगले दिन सानिया के परिवार वालों ने दोनों को हिमाचल प्रदेश के ऊना में पकड़ लिया था। दोनों को बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के पलड़ा नाम के गांव लाया गया था। आरोप लगाया गया कि सानिया के परिवार वालों ने सागर की पिटाई की थी। सूत्रों ने दावा किया कि परिवार के लोग सानिया की अपनी समुदाय के किसी लड़के से शादी करवाना चाहते थे, लेकिन सानिया गांव में रहने वाले सागर से शादी करने की जिद पर अड़ी थी। आरोप है कि इसी वजह से परिवार के लोगों ने 23 जुलाई को उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को कब्रिस्तान में दफना दिया था। सानिया जो कि लड़की थी, उसका गला घोंट के उसकी हत्या कर दी और उसके शव को वहीं दफना दिया। और आरोप है कि लोगों के पूछने पर बता दिया गया कि सानिया की किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई। हालांकि सागर के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले की जांच कर हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस ने सानिया का शव कब्र से निकलवाया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर लालू यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र पर एक पंचायत सचिव को फोन पर धमकी देने का आरोप लगा। उनके खिलाफ पंचायत सचिव संदीप कुमार की शिकायत पर SC/ST एक्ट के तहत केस भी दर्ज हो गया, लेकिन उनका धमकी वाला ऑडियो सामने आने के बाद पूरे बिहार में सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने भाई वीरेंद्र की धमकी को आरजेडी के संस्कार बताकर हमला बोला। भाई वीरेंद्र पटना की मनेर विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के सिलसिले में पंचायत सचिव को फोन किया था, लेकिन इस दौरान उनकी पंचायत सचिव के साथ बहस हो गई। आरोप लगाया गया कि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने फोन पर पंचायत सचिव से गाली गलौज की और उन्हें जूते से मारने की धमकी तक दे दी। बहस की शुरुआत में पंचायत सचिव ने भाई वीरेंद्र से उनका परिचय पूछ लिया। इसके बाद तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र आग बबूला हो गए। अपना परिचय दीजिएगा तब ना। अरे भाई वीरेंद्र का नाम परिचय देना पड़ता है। भाई वीरेंद्र मेरा नाम है, तू नहीं जानता भाई वीरेंद्र कौन है तुम्हारा? भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है नहीं जानते हो तुम? बातचीत के दौरान भड़कते हुए भाई वीरेंद्र ने पंचायत सचिव संदीप कुमार को जूते से मारने तक की धमकी दे दी। हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे। हिंदुस्तान जानता है यार। तुम कह रहा कि भाई वीरेंद्र कौन है नहीं जानते हैं। गुस्से में तमतमाए भाई वीरेंद्र संदीप कुमार को नौकरी से हटवाने की भी धमकी देते सुनाई दिए। तो तुमको नौकरी करने का अधिकार नहीं है मनेर में, जब नहीं जानता अपने प्रतिनिधि का नाम तो जाके लिख दे दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। ट्रांसफर नहीं, हाँ अब दूसरा बात हो जाएगा ना। ट्रांसफर अच्छा, उतना दाम की मत दीजिए, उतना दाम से कोई डरना ना जा रहा है। दूसरा बात हो जाए क्या हो जाएगा। कहाँ कह रहे तू? बीजेपी ने इस वीडियो के आधार पर आरजेडी को घेर लिया। ये तो राजद के गुंडागर्दी वाले संस्कार का असर है। इस घटना के तूल पकड़ते ही पंचायत सचिव संदीप कुमार के गांव के लोगों ने भी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ नाराजगी जताई।